नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सुजस बुलेटिन, अर्थात राजस्थान करंट अफेयर सेक्शन में जो राजस्थान की जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है सुजस, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर या फिर महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। ये जो बुलेटिन रहेगा हमारा 1 से 7 जुलाई तक का रहेगा, अर्थात हम प्रत्येक वीक वाइज 1 से 7 जुलाई फिर ऐसे 7-7 दिन का वीक वाइज प्रत्येक महीने का करंट अफेयर्स करेगा। और महीने के अंत के अंदर हम जो भी एक महीने की जो हम पढ़ेंगे खबरें, उनमें से जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आने लायक जो सवाल होंगे उनका हम अलग से आपको एक रिवीजन करवा देंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। देखिए, देश भर में आपराधिक कानून लागू। पहली हेडिंग है देश भर में आपराधिक कानून, यानी 1 जुलाई से पूरे भारत में 3 जो आपराधिक कानून है वो लागू हो गए। कौन कौन से वे? एक तो भारतीय न्याय संहिता, एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 जो कानून है वो लागू हो गए हैं। तो 3 कानूनों की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है, एक बार वो जान लेना जरूरी है। बाकी देखो, एग्जाम में इसमें मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमें जानने के लिए, जैसे हमारे जानने लायक चीज़ें यही है कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसका शॉर्ट नाम BNSS है, BNSS है। पूर्व में इसे क्या कहते थे? CRPC। पूर्व में हम बोलचाल की भाषा में CRPC कहते थे, अब इसका नाम हो गया BNSS। पूर्व में ये धारा थी वो 1973 में, मतलब ये एक्ट था 1973 में लागू हुआ था। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, जबकि पूर्व में जो धारा है वो 484 थी और वर्तमान में धारा है वो 531 थी। तो जो पहला कानून था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS, जो CRPC से अब BNSS बन गया है। इसमें पहले धारा 484 थी, अब धारा 531 हो गई है। ठीक है। दूसरा जो कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता BNS। पहले था IPC। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि IPC की धारा ये, IPC की धारा ये। तो उससे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 था अर्थात IPC, और जिसको भी वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता कर दिया अर्थात BNS कर दिया गया है। तो इसमें जो पुराने कानून में जो 511 धाराएं थी, अब नए कानून में 358 धाराएं होगी। तो अपने पढ़ा था नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात BNSS में पहले धारा थी 484, अब धारा हो गई 531, जबकि BNS में पहले धारा 511 थी, अब धारा हो गई है 358। और हमारा जो तीसरा कानून था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर 2023 बना है। उसमें पहले धारा 167 थी, अब धारा 170 हुई है। तो दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात यही है कि 3 कानून में वो 1 जुलाई से लागू हुए हैं। पहला कानून BNSS था, जिसमें 531 धाराएं हैं, 484 के स्थान पर 531 धारा हो गई। दूसरा कानून अपने BNS हुआ है, जिसमें 358 धाराएं हैं। पहले 511 थी, अब 358। 358 धाराएं याद रखनी है, 531 धाराएं याद रखनी है। और जो तीसरा कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है BSA। BSA के जो धाराएं हैं वो 170 हो गई, 167 के स्थान पर अब ये याद रखनी है। तो 3 कानून हो गए, 1 जुलाई को हुआ था। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ये तीनों कानून है वो लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुआ, राज्यसभा में 21 दिसंबर को पारित हुआ और राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर को इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस पेज में याद रखने लायक ये 3 ही बातें हैं। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई याद रखनी है। 1 जुलाई को तीनों कानून लागू हुए हैं। और 1 जुलाई की हम पढ़ रहे हैं न्यूज़। प्रदेश की 8 सहकारी समिति को उत्कृष्टता श्रेष्ठता पुरस्कार मिले हैं। अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, पुरस्कार तो ये इनको मिले हैं, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट की ज़्यादा है नहीं। एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इसमें पूछने वाली कोई चीज़ है नहीं। जिलों के पुनर्गठन का उद्देश्य राजनीतिक ना होकर जन आधारित हो। ठीक है, ये भी इसमें एग्जाम में पूछने लायक कुछ चीज़ है नहीं। अपनी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिप्टी जलदार पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसका आवेदन 8 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा। तो इसमें जो भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो भर सकता है। अब अपने एग्जाम से पार्ट ऑफ न्यूज़ से वही काम की न्यूज़ है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल है, ए हेल्प योजना।
तो ए हेल्प योजना, जैसे पहले था जो गोपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत, जो जोराराम कुमावत कौन है, गोपालन एवं डेयरी मंत्री है। इन्होंने कहा है कि ए हेल्प योजना वो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है। तो अपने को याद रखना ए हेल्प जो योजना है वो किसके लिए है, महिला के सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ एवं पशुधन उत्पादन के विस्तार में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है, ठीक है। और इस योजना को आधारित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए हेल्प योजना का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सर, इसमें इन्होंने बोला था। वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है। ये योजना है जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये किन की संयुक्त पहल है, तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन, डेयरी मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो दोस्तों अपने तो एक तो याद रखने वाली थी वो 3 कानून, और दूसरी न्यूज है ए हेल्प कार्यक्रम है। ए हेल्प कार्यक्रम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण दिशा में एक सरकार की पहल है, ठीक है। और ये पशुपालन, डेयरी, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल यही है पूछने लायक, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पूछते हैं कि ये कार्यक्रम है ए हेल्प कार्यक्रम है वो किस विभाग या किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया। उसमें सीधा महिलाओं के सशक्तिकरण या महिला विभाग का नाम दिया होता है, और हम ये सोचते हैं कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इसलिए ये आंसर होगा, लेकिन ये नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा मंत्रालय और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो दोस्तों ये एक चीज़ इसमें याद रखने लायक है। इसमें 9000 पशु सखियों का प्रशिक्षण का लक्ष्य भी राजस्थान सरकार ने रखा है। तो ये ज़्यादा कोई काम की है नहीं न्यूज, ठीक है दोस्तों। 1 जुलाई के अंदर अपने 2 न्यूज काम की थी, अपन ने पढ़ ली, एक तो ए हेल्प और एक 3 कानून। जब हम महीने के अंत में वापस पढ़ेंगे तब हम इन्हीं चीज़ों को वापस शॉर्ट्स में मैं आपको लिख के वापस रिवीजन करवा दूंगा। एक बार आप जितना मैं बताऊं उतना आप पढ़ते जाओ, एग्जाम से बाहर एक भी पर्सन इसमें से नहीं जाएगा, ठीक है। 2 जुलाई की हम जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खुलेंगे। तो 3 जगह फ्लाइंग स्कूल खुलने की जो सीएम भजनलाल शर्मा है उसने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा 3 जिलों में अंदर फ्लाइंग स्कूल खुलेगी। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा और जयपुर में एरो सिटी बनेगी। तो ये न्यूज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक है। किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खुलेगी, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जयपुर में एरो सिटी बनेगी, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमारे जो काम की न्यूज़ इसमें कुछ है नहीं ऐसी कुछ। अक्षय ऊर्जा नीति 2003 ये जो संशोधन हुई अपने कुछ काम का है नहीं। 3 महाविद्यालयों का नामकरण इन्होंने चेंज किया है। तो इसमें कौन कौन से महाविद्यालयों का नामकरण चेंज किया है, एक तो चूरू का था राजकीय महाविद्यालय शावा का नामकरण श्रीमती मोहनी देवी। चाथना राजकीय महाविद्यालय क्या है, एक बाड़मेर में है राजकीय महाविद्यालय द्वारीमन्ना का जो नामकरण है वो शांति देवी उदयराज गांधी महाविद्यालय किया गया। और एक बीकानेर का राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरगढ़ का इन्होंने राजकीय सद्दू देवी फारक कन्या किया। तो मोहनी देवी, शांति देवी और सद्दू देवी, चूरू, बाड़मेर और बीकानेर 3 महाविद्यालयों के इन्होंने नाम चेंज किया है, याद रख सकते हो। बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दे दी इन्होंने, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया है, ठीक है। हमारे जो नागरिक विमान मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है कि भाई किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा को फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जयपुर में एरो सिटी बनाया जाएगा। ये चीज़ें इन्होंने वापस यहाँ पे लिखी है। तो अपन याद रखने लायक जो है वो मेन हेडिंग ही है, इसमें 3 चीज़ें ये याद रख सकते हैं 2 जुलाई में। इसमें यही है कि खेतों को नई तकनीक सीखने के लिए किसानों को विदेश भेजा जाएगा। अपने एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। अध्यक्ष का लंच ब्रेक का सुझाव दिया गया है, सभी दलों ने सहमति जताई है, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। प्रवीण गुप्ता था तो पहले राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, वो उनका रिटायरमेंट हो गया या कार्यकाल पूरा हो गया कह सकते हो। अब इनका जो स्थान है वो नवीन महाजन ने लिया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखने लायक चीज़ है कि भाई इन्होंने प्रवीण गुप्ता के स्थान पर नवीन महाजन ने स्थान लिया है। और इसके अंदर अपने के लिए कुछ अपने एग्जाम के पार्ट ऑफ वैसे कुछ है नहीं,
राशन वाला ऐसा कुछ है नहीं। इसमें सशक्त भारत अभियान का शुभारंभ हुआ है, लेकिन जो पूरे राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम आते हैं उनके अंदर से हिसाब से ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। सशक्त भारत प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया था 12 में, लेकिन ये तो नाम से भी स्पष्ट होता है और इसमें ऐसा कुछ याद रखने लायक कुछ चीज़ें है नहीं। चलो दोस्तों, बात करते हैं 3 जुलाई की। अभी तक हमने 1 और 2 जुलाई पढ़ा है, दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं और उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। विधानसभा सदस्यों ने प्लास्टिक बैग के न्यूनतम उपयोग का संकल्प लिया है इन्होंने। तो प्लास्टिक बैग के बारे में अभी प्रदूषण में प्लास्टिक मुक्त जो अभियान चल रहा है, इसके कारण ही इन्होंने ये संकल्प लिया है। प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े के बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करें, इन्होंने ये सुझाव दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, इसमें भी अपने एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से कुछ है नहीं। एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इन्होंने राज्य बजट 2024-25 में घोषणा के क्रम में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत जिले में वन विभाग के 14 नशे, ये कोई कुछ काम का है। बाकी एग्जाम में पूछना है ऐसा कुछ है नहीं, ये वापस अपन पढ़ लेंगे उधर। और उसके बाद में भीलवाड़ा के एक के कोई मरीज के स्वास्थ्य का डाटा मिलेगा, वो तो वही है आभा आईडी है। आभा आईडी की फुल फॉर्म है, वो आपको एक बार याद रखनी है कि भाई ये केंद्र सरकार की योजना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है, केंद्र सरकार की योजना है। अब आईडी केंद्र सरकार ने बनाई है। अब आईडी का फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसमें सभी मरीजों की जो स्वास्थ्य जानकारी इसमें रहेगी और एक क्लिक पर मरीज के स्वास्थ्य का डाटा इसमें मिल सकेगा। जैसे आधार कार्ड वगैरह से लिंक होता है, वैसे ही अब आईडी बनेगी सबकी आधार कार्ड की तरह ही। तो इसमें सभी कब कब इन्होंने क्या क्या इलाज कर रही, कौन कौन सी बीमारी थी वगैरह वगैरह सभी जो जानकारी है मरीज की वो इसमें मिल जाएगी। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। बाकी इसमें कुछ याद करने लगे है नहीं। 73,000 को आयुष्मान कार्ड वितरित किए, 1.90 लाख वितरित किए, इसमें कुछ है नहीं अपने एग्जाम में पूछने लगे। राजस्थान देश का पहला राज्य बना, प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान। ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा कौन सा राज्य है जो सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान जिन्होंने तैयार किया है। किस राज्य ने हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान तैयार किया? तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा जिन्होंने 10 वर्ष के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। हमारे सड़क और सुरक्षा परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा है, उप मुख्यमंत्री जी है, वही है 10 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ चीज़ें है नहीं। ये 12 का जिला प्रशासन का नवाचार है, नवाचार होते रहते हैं, कोई ऐसा कुछ ज़्यादा नवाचार इसमें कुछ है नहीं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये है जो एग्जाम में पूछने लायक है, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही है। अनुजा निगम ऋण पोर्टल। अनुजा निगम ऋण पोर्टल किसके द्वारा चला गया? जिसमें इसमें ऑप्शन आता है वित्त विभाग वगैरह वगैरह आता है। तो ऋण को समझ करके ऐसे वित्त विभाग या फिर निगम समझ करके कुछ ऐसा मत कर देना। ये जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया गया है, 9,400 लोगों को ऋण मिलेगा इससे। तो इसकी जो सही नाम इसका याद रखना, अनुजा निगम ऋण पोर्टल है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया गया, मंत्री अविनाश गहलोत है, ये इन्होंने शुभारंभ किया गया है। ठीक है। रियायती ब्याज दर पर अनुसूचित जाति, SC ST, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन, OBC के व्यक्तियों को हर साल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस वर्ष 54 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना है, अनुजा निगम ऋण पोर्टल सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु 10 वर्ष का एक्शन प्लान बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। यहाँ पे भी 2 न्यूज़ ही काम किए और इसमें कुछ ज़्यादा हमारे लिए काम की कुछ न्यूज़ है नहीं, ये अभियान चलते रहते हैं। अब बात करते हैं 4 जुलाई की। तो दोस्तों 4 जुलाई के लिए अपन में काम की न्यूज़ है, इसमें कुछ है नहीं, ये अपने काम की है नहीं। एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ है नहीं, ये आप ले पढ़ लेना, पढ़ो तो। डिजिटल युग के 3 बंदर शिकार है, चलो ये अपने काम की है नहीं, ये डिजिटली सुरक्षित की बनाने के लिए बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि है, अभी आपको पता है कि पहले 6,000 रुपये सालाना दिए जाते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत दिए जाते थे। इनके तहत राजस्थान ने मुख्यमंत्री किसान निधि के नाम से एक नई योजना की है, इसी को बढ़ाते हुए और इसके तहत राजस्थान 2,000 रुपये अतिरिक्त की सहायता दी जाती है। तो दोस्तों इसमें ये याद रखने लायक चीज़ ये है कि जो भारत सरकार की जो पहले योजना चल रही थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही थी, अर्थात इसको हम शॉर्ट में कहते थे PM किसान। इस योजना में सालाना 6,000 की राशि दी जाती थी। अब वर्तमान में प्रदेश के जो राज्य सरकार द्वारा इनको मुख्यमंत्री किसान निधि शुरू की गई थी, इसके तहत 2,000 की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है, अर्थात वर्तमान में 6 + 2,000 बराबर 8,000 की सहायता राशि
दी जाती है। वर्तमान में 8,000 की सहायता राशि दी जाती है। 2,000 मुख्यमंत्री किसान निधि की तरफ से और 6,000 है वो भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना से इसमें दिए जाते हैं। इसमें और कुछ याद रखने लायक कुछ चीज़ें है नहीं, इसमें भी याद रखने लायक कुछ चीज़ें नहीं। इसमें ये एक चीज़ है वो याद रखना लायक है, क्योंकि असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो राजस्थान के जो निर्वाचन आयोग के जो पहल है उनको सराहा है। तो इसमें पूछने लायक ये चीज़ हो जाती है कि जो राजस्थान के निर्वाचन विभाग द्वारा जो एक तैयार की गई जो एप्लीकेशन है, पोस्टल बड़ी एप्लीकेशन थी, उसकी तारीफ असम जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने की थी। तो राजस्थान की किस ऐप की तारीफ हाल ही में असम सरकार या असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई थी? तो राजस्थान निर्वाचन विभाग की पोस्टल बड़ी ऐप की तारीफ असम के द्वारा की गई थी। पहली बात है, असम राज्य में विधानसभा उपचुनाव में इसका प्रयोग किया जाएगा। इस एप्लीकेशन का प्रयोग असम राज्य में विधानसभा उपचुनाव में किया जाएगा, अर्थात विधानसभा में उपचुनाव असम राज्य में विधानसभा उपचुनाव है जिसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। असम ने पोस्टल बडी की तारीफ की है। किसने तारीफ की है? असम ने पोस्टल बडी की तारीफ की है। हमारे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है। प्रवीण गुप्ता का जो कार्यकाल पूरा हो गया, अब नवीन कौन है? नवीन महाजन है, वो नए निर्वाचन अधिकारी है। ठीक है, और इसमें कुछ याद रखने लायक चीज़ है नहीं, इनमें भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं। तो दोस्तों 4 जुलाई तक हम चर्चा कर चुके हैं और अभी तक प्रत्येक दिन कम से कम 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी जरूरी है। और अगर ऐसा देखें तो हम एक महीने में कम से कम 50 से 60 या 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो हमें याद रखने जरूरी है। तो ये एक महीने के अंत में मैं सभी एक साथ में वापस करवा दूंगा और ऐसे हम वीक वाइज हम ऐसे चलते रहेंगे 1 से 7 जुलाई तक। अब आज हम कर रहे हैं 5 जुलाई पे हम आ गए हैं। तो दोस्तों 5 जुलाई की बात करते हैं। जस्ट 2024 है जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनका उद्घाटन किया है। ये आभूषणों का व्यापार के लिए है। ये तो जो एक प्रदर्शनी है, आभूषण उद्योग का हृदय जयपुर है। आप आभूषण उद्योग का हृदय किसे कहते हैं? आभूषण उद्योग का हृदय जयपुर है। तो ये जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकार्पण भी इन्होंने किया है। जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकार्पण भी किया है। बाकी इसमें एग्जाम में पूछने लगे ऐसी कोई चीज़ है नहीं, एग्जाम में पूछने लगे ऐसी कोई चीज़ इसमें है नहीं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क से लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों की हॉल मार्किंग को अनिवार्य बनाया है, तो इससे आभूषण उद्योग और मजबूत हुआ है। ठीक है, इसमें राजस्थान सरकार द्वारा एक ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा। जेम्स केंद्र सरकार के साथ मिलकर, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार द्वारा दोनों ने मिलकर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बस इसमें याद रखने लायक चीज़ यही है। जस्ट 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनेगा जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, केंद्र सरकार की सहायता से ये बनेगा। कोचिंग विद्यार्थी को यूनिक ID मिलेगी। बाकी इसमें कुछ याद रखने लायक चीज़ है नहीं। 5 जुलाई के अंदर हम बात कर रहे हैं। राज्य सरकार राजस्थान को औद्योगिक प्रदेश बनाएगी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा। ये मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य को औद्योगिक राज्य बनाएगी। बाकी इसमें कुछ एग्जाम में पूछने लायक चीज़ है नहीं, एग्जाम में इनमें से भी पूछने लायक कुछ है नहीं। ये है इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, एक तो 2 नियुक्तियाँ हुई है, उसमें एक तो नियुक्ति हुई है अपने नवीन महाजन की जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, क्योंकि प्रमुख निर्वाचन अधिकारी बने हैं जो प्रवीण गुप्ता के स्थान पर बने हैं नवीन महाजन, वो याद रखना है। एक याद रखना है, ये जो नियुक्ति हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोहनलाल लाटर अर्थात ML लाटर राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बन गई है। कौन बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त? ML लाटर है और राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। साथ ही सुरेश चंद्र गुप्ता और महेंद्र कुमार पारक तथा श्री टीकाराम शर्मा सूचना आयुक्त बने हैं। तो इसमें 4 नई नियुक्तियाँ हुई है सूचना आयोग में। सूचना आयोग राजस्थान सूचना आयोग में 4 नई नियुक्तियाँ हुई है। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो गया ML लाटर और 3 सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा, 3 सूचना आयुक्त बने हैं और 1 मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। 4 नई नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष या 65 जो भी अधिक हो तक होती है। ठीक है, कृषि विभाग का एक अभियान है, इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति एक पेड़। ये ऐसे अभियानों के सवाल बहुत आते हैं आजकल कि भाई एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान है वो किस विभाग द्वारा चलाया गया है? तो एक व्यक्ति एक पेड़ है वो कृषि विभाग द्वारा चलाया गया है।
राज्य में लगाए जाएंगे 1 लाख से ज़्यादा पेड़। एक व्यक्ति एक पेड़ कृषि विभाग द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें याद रखने लायक ये चीज़ है, एक व्यक्ति एक पेड़ कृषि विभाग द्वारा चलाई गई योजना है। तो इसमें एक तो याद रखनी है सूचना आयुक्त बने, कौन कौन बने हैं। ML लेटर मुख्य सूचना आयुक्त बने सुरेश चंद्र, महेंद्र व टीकाराम, 3 सूचना आयुक्त बने हैं। कृषि विभाग का एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान किसका है? कृषि विभाग का अभियान है। और इसमें कुछ भी चीज़ें ऐसी है नहीं याद रखने लायक, ठीक है। 5 जुलाई तक बात कर ली हमने, प्रत्येक दिन हम 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है। अब बात करते हैं सघन पौधारोपण से प्रदेश बनेगा हरियाणा और राजस्थान। प्रदेश को हरा भरा बनाने में जुटे राज्य के विभाग, जिलों में अभियान चलाकर जन जागरूकता अभ्यास। ये जो आजकल ये पौधारोपण पर्यावरण इनसे संबंधित न्यूज़ काफ़ी चल रही है, तो इनके जो प्रश्न पूछने की संभावना है वो भी ज़्यादा रहती है। तो अपन अभी पढ़ा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान किसके द्वारा? कृषि विभाग द्वारा चलाया गया। हरित जयपुर अभियान चल रहा है, लेकिन ये तो ऐसा कुछ काम का है नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान कौन सा है? केंद्र से मोदी सरकार का है, नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, जिसका सफल बनाने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी भी खूब प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पेड़ माँ के नाम, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है। और इसमें अपने कुछ याद रखने लायक कुछ चीज़ है नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ें ये है याद रखने लायक। 8 अगस्त को मनाया जाएगा अमृत पर्यावरण महोत्सव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भाई 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा। याद रखने लायक चीज़ है, 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा। इस पेज में यही याद रखने लायक चीज़ है। पंचायती राज विभाग है, राज जियो ट्री ऐप पर अपलोड करें पौधारोपण सेल्फी। मिशन वन रक्षण के लिए लगाए जाएंगे 25 लाख पौधे, ये भी अपने कुछ काम का नहीं है। क्रिमिनल लॉज के तहत राजस्थान में ई साक्ष्य ऐप लॉन्च, ये इसमें पूछने लायक चीज़ है कि राजस्थान में BNSS, अभी हमने बात की थी भारतीय नागरिक संहिता जो सुरक्षा संहिता है, उसमें BNSS की हमने बात की थी, के तहत इस साक्ष्य ऐप पर दर्ज एविडेंस क्लाउड पर सुरक्षित रहेंगे। तो अपन हम यह कर सकते हैं कि भाई हाल ही में किस राज्य ने नए क्रिमिनल लॉ के तहत इस साक्ष्य ऐप लॉन्च किए हैं? तो राजस्थान। इसमें ये याद रखने लायक चीज़ है कि भाई हाल ही में किस राज्य द्वारा नई क्रिमिनल जो लॉ है उन पर एक इस साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया, या राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो इस साक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया, या किस राज्य द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा किया गया है। और बाकी इसमें कुछ याद रखने लायक ऐसी कुछ चीज़ है नहीं, अपने को याद रखनी है एक ही लाइन हेडिंग है, इस शख्स से ऐप लॉन्च किया गया राजस्थान ने नई क्रिमिनल लॉ पे। और नई क्रिमिनल लॉ कौन सा है? BNSS के तहत, BNSS के तहत। अगर तीनों में से वो भी पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि भाई BNSS के तहत, ठीक है। और इसके अलावा अपने याद रखने लायक कोई चीज़ है नहीं। इसमें भी अपने एग्जाम पार्ट ऑफ व्यू से ऐसी कुछ चीज़ है नहीं। अब बात करते हैं 7 जुलाई, रविवार के दिन 7 जुलाई अंतिम दिन है इस वीक का हमारा, इस पे हम बात करते हैं। और आज के दिन ये 7 जुलाई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 जुलाई को बना रहा हूँ। आज युवा राष्ट्र के विकास का आधार है। आज श्री अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज जो भाषण दिया था राजपुरोहित हॉस्टल के उद्घाटन में, राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजपुरोहित छात्रावास के किताब कार्ड का उद्घाटन किया था, उसके अंदर इन्होंने भाषण दिया था। देखते हैं हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इन्होंने क्या है। हमारे जो युवाओं या फिर हमारे पार्ट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये है कि युवाओं के सपने तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार बनते ही पेपर लीक के मामलों में SIT गठित की है, 108 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाएंगे। इस वर्ष 70,000 से अधिक पदों पर भर्तियाँ होंगी। तो दोस्तों हमारे लिए काम की बात यह है कि भजनलाल सरकार अर्थात मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने हमें आज भी वापस दोहराया इस बात को, 2 दिन पहले भी दोहराया था कि हम 70,000 पदों पर भर्तियाँ करने जा रहे हैं इसी वर्ष। और 10 जुलाई को जो हमारा बजट आ रहा है उसमें हम इनकी घोषणा करेंगे। 10 जुलाई को बजट की घोषणा करेंगे, जिसमें लगभग 70,000 पदों की घोषणा होगी, जिसमें शिक्षा विभाग के 20,000 प्लस पद होंगे। RS की भर्ती है तो दोस्तों बहुत जल्द अगस्त में आने वाली है।
और सारी भर्तियां हैं वो भी, जैसे CET एग्ज़ाम हो रहा है सितंबर में और उसके बाद में पटवारी की भर्ती आने वाली है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सूजस सार पढ़ रहे हैं, आने वाली सभी भर्तियों में यह एक महत्वपूर्ण साबित होगा। और क्योंकि जो सरकारी योजनाओं, जो सरकारी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आप सभी को इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले वर्षों में भी यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि एक भी प्रश्न हमारा ऐसा छूटे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें करंट अफेयर्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स में भी हम एक एक प्रश्न को चुन के ढूंढ के करने होंगे। इसलिए आज से ही जुड़ जाइए मेरे साथ में, सभी प्रश्नों को हम लगातार और एक सिस्टमेटिक वे से तैयार करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम कुछ छोड़ेंगे उसके अंदर, और एक भी प्रश्न जो हम पढ़ेंगे उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद में हम आगे आज की जो अंतिम खबर है वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। सांगानेर में 300 बेड का अस्पताल बनेगा। अपने एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 1 से 7 जुलाई तक का सूजस सार था राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर, और हमने लगभग इसमें ऐसे 15 फैक्ट्स ऐसे पढ़े हैं जो हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप चिंता नहीं करें, हम ऐसे ही प्रत्येक वीक के वीडियो आपसे लेके आएंगे। हम डेली खबरों पे चर्चा करेंगे 1 से 7, अगली बार हम 8 से 15 तक चर्चा करेंगे। उसके बाद में महीने के अंत में, 1 महीने में हमने जो भी बड़ा 50-60 फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, शॉर्ट में लिख के अलग से बनाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और सीधा सीधा आपको वही रिविजन हो जाए और वही याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो जनवरी से जुलाई तक का पार्ट है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है हॉस्टल वार्डन और वुमेन सुपरवाइज़र वगैरह, इन एग्ज़ामों के अंदर भी, या फिर हमारे LDC एग्ज़ाम है, RS प्री एग्ज़ाम है, CET एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आएगी जनवरी से जुलाई अगस्त तक का, तो वो भी हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाएंगे, और हम बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से करंट अफेयर्स करेंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बाहर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं वापस एक नई वीडियो के साथ।